नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। रविवार से नवरात्र प्रारंभ हो रही है। मूर्तिकार मां की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। पुरुषों के साथ महिलाएं भी मूर्तियां बना रही हैं। कई स्थानों पर महिलाएं और युवतियां भी मां भगवती की प्रतिमाएं बना रही हैं ताकि आने वाले उत्सव में इंद्रधनुषी रंग की छटा बिखेरी जा सके। देती है वरदान जो सारे, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, लाटा वाली। कोई भी काम छोटा नहीं होता और काम से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ये मानना है शीतला माई निवासी साक्षी प्रजापति का। साक्षी का कहना है कि जब हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं तो मूर्ति कला में क्यों नहीं। वो पढ़ाई के साथ साथ अपने हुनर और पुश्तैनी विरासत को आगे ले जाना चाहती हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हमारे यहाँ नवरात्रि का काम चल रहा है, गणेश जी का काम चल रहा है। ये काम हम जून से चालू कर देते हैं। उसके बाद हम जैसे मैं अपनी एजुकेशन भी कर रही हूँ, एजुकेशन के साथ साथ मैं अपने घर पे सपोर्ट भी करती हूँ, मतलब पापा की हेल्प करना। और एजुकेशन के साथ साथ हमने पीढ़ी को इस कला को आगे संवारने के लिए हम पापा लोग की हेल्प करते हैं। और ये मेरी बहनें लोग हैं जो सपोर्ट करती है, हेल्प करती है पापा लोग के साथ। मेरा छोटा भाई है, वो भी गणेश जी की मूर्ति बना लेता है और वो भी अच्छी खासी इनकम कर लेता है। और पापा लोग के साथ हमें जितनी भी हेल्प करें उतना अच्छा रहता है। और देखिए हमारी माता जी कितनी प्यारी लग रही है, इनमें हम श्रृंगार करेंगे अभी और ये माता जी और अच्छी लगेंगी। 3 थीम बनी थी इस बार। एक तो हाथ पे माता जी बैठी हुई है, शंकर जी का हाथ प्रकट हो रहा है धरती से, उस पर माता रानी बैठी हुई है और 2 माता बनी है जो पहाड़ पे बैठी हुई है। जी मेरा तो देखिए बीएससी से कंप्यूटर एप्लीकेशन से मैंने पीजी भी कर लिया, जो कि मैंने एमए किया है फ्रॉम इंग्लिश लिटरेचर। एंड मैं कोचिंग भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, फर्स्ट टू 10। नहीं कोई समस्या नहीं आती है। तो मुझे अच्छा लगता है कि दिन भर मैं बिजी रहती हूँ और प्लस मैं हेल्प कर पा रही हूँ, खुद की इनकम भी करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, बच्चों को पढ़ाती भी हूँ, पापा की भी मदद करती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। साक्षी की बहनें भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही हैं। वो उन्हीं की तरह पढ़ाई भी करती हैं और अपने हुनर के लिए समय भी निकालती हैं। उनका मानना है कि शक्ति के बिना शिव भी शिव नहीं है, इसलिए प्रत्येक युवती को आकर अपनी समर्थता सिद्ध करना चाहिए। और मैं बीएससी फाइनल ईयर में हूँ और ये मैं चाहती हूँ कि मेरे को बहुत इंटरेस्ट है सब चीज़ों में, पेंटिंग करना और डेकोरेशन करना। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपने पापा की ये जो चीज़ है उसको आगे करना चाहूँ। और ये आजकल जो लड़कियाँ आगे बढ़ रही है, हर चीज़ में आगे बढ़ रही है, तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी आगे बढ़ूँ और ये मूर्ति के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी आगे करना चाहती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ। तो पढ़ाई के साथ साथ इस कला को आप करें तो उसमें कोई समस्या आती है? जी कोई प्रॉब्लम नहीं आती इसमें, बल्कि हम लोग को और इंटरेस्ट लगता है कि हम भी ये काम सीख रहे हैं। आगे डेवलपमेंट इसको लेके हमारे हाथ में होना रहेगा तो हम और आगे तक इस पीढ़ी को लेके जाएंगे। और हम लोगों को इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट आता है, श्रृंगार करना और इसमें जो भी नेल पॉलिश वगैरह होती है वो सब हम लोग और नए नए तरीके से लगाते हैं। सब चीज़ें हम लोगों को पहले से ही सीखने को मिल गई है बचपन से, तो हम लोग को बहुत इंटरेस्ट भी आता है इन सब चीज़ों का। अब तक आपने कितनी प्रतिमाएं बनाई हैं? फिर भी 10-12 ऐसे बन जाती है, जैसे जैसे टाइम रहता है उस हिसाब से और भी बना लेते हैं। बच्चों के पिता सुनील का कहना है कि उन्होंने कभी अपनी बच्चों में भेदभाव नहीं किया, बल्कि पढ़ाई के साथ साथ मूर्ति का हुनर सीखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया ताकि ये अनोखी कला उनके बाद उनके बच्चों के जरिए जीवित रहे। हमारी पीढ़ियों से चला आ रहा है, हमने भी वैसे किया है और हम चाहते हैं कि हमारी बेटी तो आज दुनिया में नाम कमा रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारी भी बेटियां नगर का, देश का नाम रोशन करें। ये हमारी 2-3 पीढ़ी हमारी जो है चली आ रही है काम करते हुए, तीसरी पीढ़ी हमारी है, चौथी हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी बेटियां भी आगे इस काम को और आगे बढ़ाएं। और हमारी ये रोजी रोटी है, हम उस दृष्टि से हमने ये किया है कि हम बच्चों को शिक्षित भी किए हैं हमने बच्चों को। कला एक ऐसी चीज है जिसे उम्र से बांधा नहीं जा सकता। शहर के कक्षा 9वीं का छात्र सार्थक प्रजापति इस बात को सिद्ध करता है। स्कूल और कोचिंग के बाद जो समय मिलता है वो उसमें मूर्ति बनाता है। खेलने कूदने की उम्र में वो मूर्ति के ढांचे से लेकर श्रृंगार तक का सारा कार्य स्वयं करता है। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9वीं कक्षा में। ये पढ़ाई के साथ मूर्ति कला कहाँ से? ये मैंने अपने पापा से सीखा है। पापा से सीखा है। कितने सालों से बना रहे हो प्रतिमा? ये मेरा 4था साल है।
ये माता के अलावा गणेश जी वगैरह भी बनाते हो? जी। तो क्या लग रहा है तुम्हें, मतलब मूर्ति बनाने में भविष्य वगैरह बनाना चाह रहे हो इसी लाइन में आगे कि कुछ और बनोगे? ये भी बनाऊंगा, कुछ और भी बनूंगा। मतलब पढ़ाई के साथ कला भी आनी चाहिए। हाँ। शिक्षा के साथ हुनर का होना दुर्लभ है, लेकिन मेहनत और लगन से इसे साधा जा सकता है। माता पिता को अपने बच्चों पर दबाव बनाने की बजाय उनके हौसलों की उन्हें उड़ान देना चाहिए, ताकि वो आसमां को चीरकर अपनी मंजिल को पा सकें। दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। 2,16,099 वोटरों वाले मध्य विधानसभा क्षेत्र की पड़ताल के दौरान कई चौंका देने वाली समस्याएं सामने आई हैं। दमोह नाका उखरी माड़ोताल के ट्रैफिक की समस्या अहम है। दीनदयाल में अतिक्रमण और ऑटो की धमा चौकड़ी के कारण दुर्घटना पॉइंट ये बन चुका है। रहवासी इलाकों में नाली, सीवर लाइन, पानी, बिजली और पार्क के मुद्दों पर वोटिंग होगी। ये है दीनदयाल चौराहा। आईएसबीटी और कृषि उपज मंडी के कारण यहाँ ट्रैफिक का दबाव रहता है। सड़क पर अतिक्रमण और बृहद रोटरी के कारण हर 5 मिनट में जाम लग जाता है। ऑटो के अवैध पार्किंग के चलते ये चौराहा दुर्घटना स्थल में तब्दील हो चुका है। पुलिस की तैनाती के बाद भी स्थिति में कोई सुधार नहीं है। रोटरी को छोटा कर ट्रैफिक सिग्नल लगाने के बाद फाइलों में दबकर रह गई है। जो भी अराजकता है यहाँ पर ट्रैफिक के संबंधित में, विशेषकर ये दीनदयाल चौक में जो है ट्रैफिक जाम होता है, मंडी के कारण भी जाम होता है और बाकी जो अगल बगल जो है अतिक्रमण लगा हुआ है। जैसे भी आते हैं अतिक्रमण वाले तो 2 मिनट तो अलग करके चले जाते, दोबारा लौटते नहीं हैं। हम लोगों ने भी जो है यहाँ के व्यापारी वर्ग ने भी बहुत कंप्लेंट की, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। तो सभी नेताओं से भी कह चुके, विधायक से, पार्षद से, सभी से कह चुके, लेकिन किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है। रामेश्वरम कॉलोनी, जानकी नगर, कंचन विहार, ग्रीन सिटी, शिवाजी पार्क सहित क्षेत्र की कई कॉलोनियों में नियमित रूप से ना ही नाली की सफाई होती है, ना ही डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, जिसके कारण लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, शिवाजी नगर में जनप्रतिनिधि ने पार्क बनाने का आश्वासन दिया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। एक समस्या हो तो आदमी बोले ना, वोट के पहले पार्षद के पार्क बोला था, पार्क बना के देंगे, इसमें बच्चों के झूले लगाएंगे, वो भी नहीं किया। झाड़ू लगती नहीं है, कचरा वाली गाड़ी 2-2, 4-4 दिन में आती है। नालियाँ पूरी भरी हुई हैं, मच्छर हैं, शाम को मच्छर वाली गाड़ी नहीं आती है। बहुत सी समस्याएं, पूरे देहात बना दिया है पूरा मिला के। और सीवर लाइन को जो यहाँ पे सीवर लाइन को जोड़ा है, पर अच्छे से कुछ भी नहीं किया, सड़कें और खराब करके चले गए। तो कुछ भी नहीं किया। बच्चे गिरते हैं तो उनके हाथ पैर में जब चोट लगती है, बहुत सी बातें हैं, बहुत परेशान हो रखा है। यहाँ पे कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो पार्षद को बोलो, नहीं कोई नहीं है यहाँ पे। पार्षद है, उसके मिस्टर आते हैं, वो खुद आती नहीं है, और वो बस उनको कुछ बोलो, हाथ जोड़ के बोलो, चाहे कैसे करो, वो बस हाँ करके चले जाते हैं, दोबारा आते ही नहीं है। ग्रीन सिटी क्षेत्र में सीवर कनेक्शन के चलते घरों और दुकानों के सामने की सड़क खुदी पड़ी है, जिस कारण लोगों का निकलना दुभर हो रहा है। वहीं बढ़ा हुआ बिजली का बिल लोगों के लिए आफत का कारण बना हुआ है। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि ना ही जनप्रतिनिधि क्षेत्र का जायजा लेने आते हैं और ना ही उनकी बात सुनी जाती है। ज्यादा आप हमारा बिजली बिल भी देख लीजिए, अगले महीने में 3,000 आया, इस महीने में 6,000 आया था। और वहाँ गए तो उन्होंने कंप्लेन करी तो उन्होंने हमारी लाइन नहीं काट दी। बोले 6,000 भरोगे तो तुम्हारा लाइन चालू होगी, नहीं तो नहीं भरोगे। 6,000 भर के आए, परसों नसों जब हमारी लाइन चालू करी उन्होंने। ये हम लोगों की समस्या है। नाली साफ करवा रहे, न कुछ करवा रहे। एक बार आते हैं, जोन कहते कि वोट दो वोट दो वोट दो, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। और बड़े आदमी के जहाँ होते थे हमारे गांव मोहल्ला में, उनको बड़े को पैसे मेरे 2.5 लाख। हम लोग चौधरी हैं, चमार हैं, हमने अपने पसीना गाँव से मकान बने, लेकिन हम लोग उनको कोई मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया हो कि आप पैसे लो, या मुख्यमंत्री या विधायक या किसी ने। हमारे मोहल्ला में ये हो रहा है कि जिसकी देख रहा है वो उसको पैसे दे रहा है, जिसका बना है उसको बोलती है तुम्हारी बिल्डिंग बनी है। ये सुनाई ऐसा ही हो रहा है। नाली जो खुली है, पाइप जो डली है, अधबेलनों छोड़ करके चले गए। हमारे दुकान के सामने पूरा है ना समझ लो कि पड़ा हुआ है, ऐसा ही कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हमारी ये समस्या है। आपने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से बात की थी? हाँ करी थी बात, लेकिन कोई आने के लिए तैयार नहीं, कोई सुनने के लिए तैयार है। इसके अलावा और कोई समस्या? और समस्या है जैसे नाली आली है, कभी साफ नहीं होती है, ये समस्या है। नल लेना समझ लो को टाइम टेबल से नहीं आती है, लाइट नहीं आती, लाइट बंद हो जाती है, घंटा 2-2 घंटा लाइट चली जाती है। ग्राउंड रिपोर्ट और जनता से बात करने के आधार पर इस वर्ष मध्य विधानसभा क्षेत्र में बिजली, पानी, नाली, सड़क, पार्क और ट्रैफिक के मुद्दों पर वोटिंग होगी।
पितृमोक्ष अमावस्या के साथ 14 अक्टूबर शनिवार को 16 दिवसीय पितृपक्ष समाप्त हो जाएगा। शनिवार को सर्व पितृ अमावस्या है। इसे अश्विन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। 16 दिन चलने वाले पितृपक्ष में सर्व पितृ अमावस्या का विशेष महत्व है। इस वर्ष शनिवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण शनिचरी अमावस्या का संयोग भी बन रहा है। शनिवार 14 अक्टूबर को पितृपक्ष अमावस्या के साथ 16 दिवसीय पितृपक्ष समाप्त हो जाएंगे। इस वर्ष शनिवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण पितृमोक्ष अमावस्या के साथ शनि अमावस्या का दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। शास्त्रों में पितृमोक्ष अमावस्या का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि अगर कोई संपूर्ण तिथियों में पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण करने में सक्षम ना हो तो वो मात्र अमावस्या तिथि पर श्राद्ध और तर्पण कर सकता है। जिन पूर्वजों की श्राद्ध तिथि ज्ञात नहीं होती उनका श्राद्ध भी अमावस्या तिथि पर किया जाता है। ज्योतिषाचार्य पंडित रोहित दुबे ने बताया कि अमावस्या तिथि पर किया गया श्राद्ध परिवार के सभी पूर्वजों की आत्माओं को प्रसन्न करता है। और यह जो परंपरा है अनादिकाल से चली आ रही है। 14 अक्टूबर शनिवार को अमावस्या का प्रभाव रहेगा। यह तिथि ऐसी सफल तिथियों में मानी गई है कि यदि किसी ने इन 16 दिनों में जल का तर्पण न किया हो, गौग्रास ब्राह्मण भोजन न कराया हो और हंतकार बलि न दी हो तो वह भी जल और तिल का तर्पण करके अपने पितरों को संतुष्टि प्रदान कर सकता है और उनसे सुख की याचना कर सकता है। ध्यान रखिएगा, चाहे आप अपने नगर में हो, देश में हो, विदेश में हो, विश्व के किसी भी स्थान में यदि आप सनातन धर्मावलंबी हैं और आप ईश्वर को मानते हैं, माता पिता को मानते हैं, पितरों को मानते हैं, तो किसी भी स्थान पर यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो केवल जल में तिल जौ चावल मिलाएं, दूध पुष्प के साथ आप उन्हें जलदान करें। पिता पक्ष को करें, माता पक्ष को करें, नाना पक्ष को करें, ससुर पक्ष को करें, गुरु पक्ष को करें और जो भी आपको याद आते हैं उनके नाम से आप जल का तर्पण करें। और तत्पश्चात आप गाय को कुछ निकाल दें, कन्या के लिए निकालें, भिक्षुक के लिए निकालें और उसी के साथ स्वान और या काक के लिए बलि का विधान हमारे यहाँ कहा गया है। और यदि यह सब भी आपसे संभव नहीं होता या ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आपको चाहिए कि अमावस्या के दिन या इसके बाद भी आप किसी भी मंदिर में जाकर आप चैरिटी कर दें, अन्नदान कर दें और जैसी आपकी इच्छा हो वह आप करें तो निश्चित रूप से आपके ऊपर पितर प्रसन्न होते हैं। और हमारे यहाँ कहा गया कि जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तो हमने उनसे यही याचना की कि गोत्रन्नो वर्धनताम दातारो वर्धनताम वेदा संतत्रे विचा, आप हमारे गोत्र की वृद्धि करें, सुख समृद्धि की वृद्धि करें, दातारो वर्धनताम, आप हमें धनी बनाएं जिससे हम दान करने में समर्थ हो सके। पितृमोक्ष अमावस्या के मौके पर मां नर्मदा तटों पर श्राद्ध और तर्पण कर्म के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगेगा। समाज को एकता के सूत्र में बांधने में नारी शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। इस मंशा के साथ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा द्वारा महिला संगठन की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। एक बैठक के जरिए महिला पदाधिकारियों को उनके पद एवं दायित्वों की शपथ लाई गई। आज सरकार भी कह रही है कि बगैर नारी उत्थान के कोई काम नहीं है, इसलिए नारी महिला संगठन का गठन किया गया है और आज से ये लोग 3 वर्ष के लिए महिला संगठन में रहेंगी। 3 वर्ष का इनका कार्यकाल रहेगा। क्षत्रिय महासभा हमेशा से अच्छे काम करने के लिए जाना जाता है। माननीय भाई साहब शैलेंद्र सिंह जी के संरक्षण में हम लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं और आगे भी आने वाले समय में जो भी अच्छा काम होगा, सामाजिक काम, हम लोग वो समाज के लिए, उसकी भलाई के लिए, जो कुरीतियाँ हैं उनको ख़त्म करने के लिए अच्छे काम करेंगे।
52वीं शक्तिपीठ के रूप में स्थापित मां बड़ी खेरमाई मंदिर में सैकड़ों वर्षों की परंपराओं का श्रद्धा पूर्वक निर्वाह करते हुए शारदीय नवरात्र पर्व मनाया जाएगा। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि वैदिक रीति से मां जगदम्बा का पूजन अर्चन किया जाएगा। मंदिर परिसर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी भव्य मेले का आयोजन होगा। मां बड़ी खेरमाई मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सैकड़ों वर्षों की परंपराओं का भक्तिपूर्वक अनुसरण करते हुए इस वर्ष भी 15 अक्टूबर से प्रारंभ होने वाले शारदीय नवरात्रि पर्व को धूमधाम से मनाया जाएगा। हर दिन माता रानी का अलग अलग श्रृंगार होगा और नवरात्र की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को रात में माता रानी की विशेष महाआरती की जाएगी। पार्किंग की व्यवस्था की गई है। हम श्रद्धालु जनों से निवेदन करना चाहते हैं कि पैदल और टू व्हीलर से यदि इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आएंगे तो निश्चित रूप से आपको भी सुविधा होगी। फोर व्हीलर में कई बार असुविधा होती है, तो सारे श्रद्धालु जन मंदिर प्रांगण में दर्शन के लिए आएँ और नवीन मंदिर का दर्शन करें। हमारा परंपरागत जवारा का जुलूस 26 अक्टूबर को मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होगा और अपने परंपरागत मार्ग होते हुए हनुमान ताल पर जो घाट है उस पर विसर्जन किया जाएगा। 101 ज्योति कलशों की यहाँ पर स्थापना होती है, वो हो रही है। 700 से ऊपर जवारे के घट यहाँ पर स्थापित किए जा रहे हैं। परंपरागत मेला जो नर्मदा मैदान में है लगाया जाता है, वो भी लगाया जाएगा। वो भी श्रद्धालु जनों के लिए, महिला बच्चों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। इस पर्व पर माँ की विशेष पूजा वैदिक पद्धति से प्रतिदिन उनके स्वरूप अनुसार की जाएगी। इसके अलावा अथर्ववेद में वर्णित रक्षारण्य मंत्रों के द्वारा रक्षा सूत्रों को अभिमंत्रित किया जाएगा, जो कि पूरे 9 दिन मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को बांधा जाएगा, जिससे उस अभिमंत्रित रक्षा सूत्र के माध्यम से उनकी सभी बाधाएं, सभी कष्ट का निवारण होगा। मंदिर समिति के सदस्यों के मुताबिक 371 वर्षों की परंपराओं का निर्वाह करते हुए 26 अक्टूबर को जवारा विसर्जन चल समारोह निकाला जाएगा। मंदिर परिसर में नवरात्र के दौरान भव्य और आकर्षक मेले का आयोजन भी किया जाएगा। मंदिर समिति के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामने वाले योगेंद्र यादव इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक बने हुए हैं और भाजपा एवं आरएसएस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। जबलपुर में योगेंद्र यादव ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का अंतिम अवसर है, क्योंकि इन्हें समाप्त करने की कोशिशें हो रही हैं। हमेशा सुर्खियों में रहने वाले आंदोलनजीवी नेता योगेंद्र यादव ने जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जातिगत जनगणना जरूरी है। इससे प्राप्त आंकड़े ही आरक्षण संबंधी नीतियां निर्धारित करने में मददगार साबित होंगे। क्योंकि जनगणना का मतलब केवल आबादी की गिनती नहीं होता। जनगणना का मतलब है कि हर जाति की शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, उसकी पूरी तस्वीर देश के सामने आए। जब जातीय जनगणना होगी तो आप कह सकेंगे कि जबलपुर की फला तहसील में जो लोग समाज के लोग हैं उनमें से कितने ग्रेजुएट हैं, कितनों के घर में कार है, कितनों के पास कितनी ज़मीन है, उसमें कितने खेतीहर मजदूर हैं और कितनों के घर में छत भी नहीं है, ये आंकड़े पता लगेंगे। भारतीय सामाजिक वैज्ञानिक और चुनाव विश्लेषक एवं वर्तमान में भारत जोड़ो यात्रा के राष्ट्रीय संयोजक योगेंद्र यादव ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय संविधान को बचाने का अंतिम अवसर होगा। देश बचाने का काम पे हमला करने वाली जो ताकतें हैं, और मैं नाम लेके वो बीजेपी और आरएसएस, जो कि इस वक्त देश के संविधान पे हमला बोल रही है, संविधान को खत्म करने पे आमादा है, उनका मुकाबला करें। लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण तरीके से उनका मुकाबला करके इस देश में सत्ता परिवर्तन हो। आम आदमी पार्टी से बाहर निकाले गए योगेंद्र यादव इन दिनों कांग्रेस का दामन थामे हुए हैं और पूरे प्रदेश में घूम घूम कर भाजपा और आरएसएस की खामियां गिना रहे हैं। इनका कहना है कि जब भाषा आधारित जनगणना और धर्म आधारित जनगणना से देश नहीं टूटा तो जातीय आधारित जनगणना से देश कैसे टूट जाएगा।
भारतीय पुलिस सेवा 2011 बैच के अधिकारी आदित्य प्रताप सिंह को जबलपुर जिले का पुलिस अधीक्षक पदस्थ किया गया है। आदित्य प्रताप सिंह 23वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल भोपाल में सेनानी के पद पर पदस्थ थे। उन्हें अब जबलपुर जिले के पुलिस कप्तान की कमान सौंपी गई है। भारतीय पुलिस सेवा 2011 बैच के अधिकारी आदित्य प्रताप सिंह को जबलपुर जिले के पुलिस अधीक्षक के पद पर पदस्थ किया गया है। शुक्रवार को उनकी पदस्थापना के आदेश जारी हुए हैं। आदित्य प्रताप सिंह 23वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल भोपाल में सेनानी के पद पर पदस्थ थे। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी टीके विद्यार्थी का भोपाल तबादला हो गया था। इसके बाद ही आदित्य प्रताप सिंह का नाम बतौर जबलपुर एसपी चर्चाओं में था। शुक्रवार को उनकी पदस्थापना के आदेश शासन द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तिलवारा पुलिस ने नर्मदा किनारे घाट पर पूजा पाठ करने वाले एक पुजारी को पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की माने तो पुजारी कई वर्षों से लम्हेटी में नर्मदा किनारे आश्रम बनाकर रह रहा था। वह मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस की माने तो कई सालों पहले उसे बरगी पुलिस ने भी गिरफ्तार किया था। तिलवारा थाना पुलिस ने लम्हेटी घाट से एक पुजारी को गिरफ्तार किया है। पूजा पाठ करने वाले पुजारी से पुलिस ने पिस्टल और कारतूस जब्त किए हैं। उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस की गिरफ्त में आए पुजारी का नाम विजयानंद है, जो मूलतः उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, लेकिन बीते कई वर्षों से जबलपुर में नर्मदा किनारे एक आश्रम में कुटिया बनाकर निवास कर रहा है। पुलिस की माने तो कई वर्षों पहले उसे बरगी पुलिस ने भी हथियार के साथ गिरफ्तार किया था। तलाशी लिए। तलाशी के दौरान एक पिस्टल 2 जिंदा कारतूस मिले, जो मौके पर जब्त किया गया एवं गिरफ्तार किया गया और थाने लाकर अपराध 25/27 का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी विजय पंडित पिता विसिद्धू उम्र 40 साल निवासी लमेटी को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है। बर्खास्त बिशप पीसी सिंह के करीबी प्रेम मसीह को डुमना एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने के बाद शुक्रवार को ईओडब्ल्यू ने न्यायालय में पेश किया, जहां से प्रेम मसीह को जेल भेज दिया गया। गौरतलब है कि ईओडब्ल्यू ने बिशप पीसी सिंह और उसके करीबी प्रेम मसीह के विरुद्ध 4000 वर्ग फुट की बेशकीमती जमीन को खुर्द-बुर्द करने के मामले में प्रकरण पंजीबद्ध किया था। इस मामले में प्रेम मसीह की गिरफ्तारी की गई है। चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की मिशन कंपाउंड स्थित क्रिश्चियन कॉलोनी में शासन द्वारा लीज पर दी गई 4000 वर्ग फुट जमीन को खुर्द-बुर्द करने के मामले में दर्ज प्रकरण में डुमना एयरपोर्ट से गिरफ्तार किए गए बर्खास्त पीसी सिंह के करीबी प्रेम मसीह को शुक्रवार को ईओडब्ल्यू की टीम ने न्यायालय के समक्ष पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। गुरुवार को ईओडब्ल्यू की टीम ने प्रेम मसीह की गिरफ्तारी की थी। बताया जाता है कि पीसी सिंह ने बिशप बनने के बाद चर्च के आधिपत्य की 4000 वर्ग फुट की जमीन, जिसे शासन ने लीज पर दिया था, उस जमीन को बिशप पीसी सिंह ने प्रेम मसीह के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली थी। दस्तावेजों की जांच के बाद ईओडब्ल्यू ने बर्खास्त बिशप पीसी सिंह और प्रेम मसीह के विरुद्ध इस मामले में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। मामला दर्ज होने के बाद प्रेम मसीह फरार हो गया था। क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिलाने के आरोप में लाडगंज पुलिस ने एक कुख्यात सटोरिये को गिरफ्तार किया है। आरोपी से बिना नंबर की क्रेटा कार, 2 आईफोन, विदेशी करेंसी और नकदी 15,500 रुपए जब्त कर पुलिस मामले में फरार अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिलाने के आरोप में लाडगंज पुलिस ने गोरखपुर क्षेत्र के रहने वाले कुख्यात सटोरिये राज परवानी को गिरफ्तार किया है। लाडगंज थाना प्रभारी प्रतीक्षा मार्को ने बताया कि आरोपी से बिना नंबर की क्रेटा कार, विदेशी करेंसी और 2 मोबाइल फोन और 15,500 रुपए बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक आरोपी के मोबाइल फोन की छानबीन में 22 फरवरी 2022 से लेकर 12 अक्टूबर 2023 तक का क्रिकेट का सट्टा खिलाने के लिए आईडी प्रदान किए जाने संबंधी लेखा जोखा भी मिला है, जिसकी छानबीन जारी है। पूरा ब्रिज के नीचे एक गाड़ी खड़ी थी, जिसको चेक किया उन्होंने, तो उसमें राजेश परवानी करके हैं। उनके पास से कुछ सट्टे के मोबाइल और करेंसी बरामद हुई है, बाहरी करेंसी, और जिन्हें अपराध पंजीबद्ध कर 4 का सट्टा एक्ट में गिरफ्तार किया गया है और कुछ और नाम आ रहे हैं, उसमें जांच चल रही है। इस मामले में सटोरिये के कुछ और फरार साथियों की तलाश भी पुलिस कर रही है।
खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।